हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द टॉपिक नोन एज डाइपोल मूवमेंट। राइट, दिस इज़ वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सर, डाइपोल मूवमेंट किस लेवल का पढ़ाएंगे? जिस लेवल का आपको रिक्वायरमेंट है उस लेवल का, यानी कि आईआईटी और मेडिकल लेवल से आप लोगों से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ऐसा पढ़ाया जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सी, डाइपोल मूवमेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और पी, और क्योंकि मैंने ऊपर वेक्टर लगाया है तो समझ में आ रहा है कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, सबसे पहली बात, व्हाई वी नीड डाइपोल मोमेंट। राइट, सी, द रीजन इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। अब ध्यान करो, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर तो हम लोगों ने पॉली से भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी पढ़ा था, और ये तीसरा मेथड डाइपोल मोमेंट से भी पढ़ रहे हैं। राइट, बेसिकली हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर ऑब्जर्व वैल्यू गिवन होगी, तो आप ये समझिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको अरेंज करने के लिए आएंगे या पोलर नॉन पोलर से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें और सीखने की कोशिश करें। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें और समझने की कोशिश करिए। सी, प्यारे बच्चों, dipole moment, this is used to calculate the percentage of ionic character in the covalent bond। very first topic, डाइपोल मोमेंट दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो दैट काइंड ऑफ द कंपाउंड आर नोन एज नॉन पोलर कंपाउंड। कैसे? नॉन पोलर, इसको मैं एनपी लिख देता हूँ, नॉन पोलर, हाँ या ना। जबकि जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है उनके अंदर पोलैरिटी होगी, चाहे थोड़ा सा ही पोलर हो लेकिन वो पोलर कंपाउंड कंसीडर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होता, दे आर नोन एज नॉन पोलर, और जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है उनको मैं क्या बोलता हूं? पोलर बोलता हूं। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, बात करते हैं डायरेक्शन की, कि आप जो डाइपोल बता रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चलता है। कैसे चलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव होता है। राइट, कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज अगर मेंटेन हुआ है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, तो ऑब्वियसली मूवमेंट कहाँ हुई होगी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। या मैं इसको ये कह सकता हूँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड। देखिए भाई, आप इस बात पर ना अड़े रहें, क्योंकि आप जब इस पर अड़े रहेंगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। आप इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, इसको समझना यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों? देखिए, नीचे वाली बात कहाँ गलत होती है मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा, मैंने बोला कार्बन डबली बॉन्ड ऑक्सीजन, और मुझे अब तीसरा डेटिव बॉन्ड लगाना है तो मुझे यहाँ लगाना होगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं नीचे वाले फिनोमेना को यूज़ करूं कि लेस टू मोर की तरफ मूवमेंट है, ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन जो ये डेटिव बॉन्ड बनाया है, ये जो डेटिव बॉन्ड बनाया है, ये बताएगा कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी है डाइपोल की। तो इसलिए जो ऊपर वाली बात है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि पॉजिटिव, अब इसको तोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट होती है, बस अपने दिमाग में रखें। ठीक है ना, क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये दिमाग में रखें। बाकी तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी आप एज इट इज अपने दिमाग में रख सकते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अनमोल आया आज? कौन है अनमोल? पूरा नाम क्या? अनमोल पांडे तो नहीं है ना? चलो, बहुत ध्यान से देखिए। सी, नेक्स्ट है 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि डाइपोल मोमेंट का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। कहीं किताबों में इसको ऐसे भी लिख दिया है, मतलब मोड़ लेना है आपको, माइनस चार्ज नहीं लेना, प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज लेना है। राइट, यहाँ क्यू का मतलब है चार्ज ऑन कैटियन या एनियन, यानी कि कैटायन एनाइन, और डी का मतलब है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब मान लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर HCl ले लेता हूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज डी, और अगर ये ऐसे मूवमेंट हो रही है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मैं यहाँ पर जो है मेंटेन करने वाला हूँ। राइट, चलो सर, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे।
डी इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्यू इज द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, और ये जो मैंने यू लिखा है, म्यू लिखा है, ये बराबर होता है, इसकी जो यूनिट है दैट इज डी बाय, क्या यूनिट है, डी बाय, और 1 डी बाय बराबर होता है 10⁻⁻8 ESU, ESU। और क्योंकि ये डी है, डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मैं किस में लिखूंगा अनन्या, सेंटीमीटर में लिख देता हूं, तो ESU सेंटीमीटर। याद रहे ये यूनिट आप लोग किस में लिख रहे हैं, CGS में, ठीक है ना। किस में लिखते हैं हम लोग, यहां पर इसको हम लोग किस में लिखते हैं, यहां पर इसमें हम लोग लिख रहे हैं इसको किस में, CGS के अंदर। किसके अंदर लिख रहे हैं बेटा जी, CGS के अंदर, राइट। जबकि अगर मैं SI की बात करूं तो SI में ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 3.33 इंटू 10⁻⁻30, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कूलाम, और सेंटीमीटर को किस में लिख देना है मुझे, मीटर में। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। 1 ESU किसके बराबर होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है, क्या होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो मैं इसको ऐसे भी, ये किसके लास्ट में यहाँ क्या आना चाहिए, 1 ESU इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर होता होगा। किसके बराबर होता है, कूलाम के। अगर मैं 1 कूलाम निकालना चाहूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलाम 1/4.8 इंटू 10⁻⁻10। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। तो ये डेटा यहाँ तक हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई। चल अब बहुत ध्यान से सुनो, काम की बात जो यहाँ नोट डालकर मैंने लिखी है वो क्या है, मैंने लिखी है कि डाइपोल मोमेंट इस एक्सप्रेशन से पता लग रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। मतलब ये डिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर किसी सवाल के अंदर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर कुछ अलग आ रहा है और चार्ज के अकॉर्डिंग ऑर्डर कुछ अलग आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि साइज को, चार्ज को हमेशा साइज के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या रखते हैं, डोमिनेट रखते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसका मतलब ये हो गया, चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेटेड ओवर द डिस्टेंस एक्सेप्ट इन वन केस। वो वन केस क्या है उसको समझ लो, वही आपका एक्सेप्शन हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे बच्चों। यहां पर मुझे HF, HCl और HBr, HF, HCl और HBr का ऑर्डर बताना, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। डाइपोल मोमेंट का मुझे यहां पर ऑर्डर बताना, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। ये HF है, HCl, HBr है। आप बताइए, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, ये बात सही है। अब जब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखूंगा तो यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, जबकि हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.9। जबकि ये डिफरेंस यहाँ देखा जाएगा तो 2.1 और ये कितना होता है 3.1 समथिंग, 3 मान लीजिए अभी के लिए। यहाँ ये 2.1 और ये वैल्यू कितनी होती है 2.8 समथिंग, तो ये डिफरेंस कितना आएगा 0.7। ये डिफरेंस कितना आएगा सर 0.9 और ये डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास 1.9। तो सर क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है और आपने बात हमें सिखाई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और यहाँ चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डाइपोल मोमेंट के। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो सर, तो अगर इस ऑर्डर में अरेंज करूँ तो इसका क्योंकि चार्ज ज़्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। बोलो जरा बात करें, ये दूसरा जो एक्सेप्शन मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें बेटा। ये CH3F, ये है CH3Cl, ये है CH3Br। मुझे बताइए, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखता हूं तो ऑर्डर क्या सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर। कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन और फ्लोरीन में मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ मैक्सिमम डिफरेंस है तो इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये वो केस है जहाँ पर साइज डोमिनेट कर जाता है किससे, चार्ज से, और ये केस केवल इन दोनों के अंदर ही पाया जाता है। और इसका लॉजिक आप जानते हो कि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है,
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के ज़्यादा चलते बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है एक्सेप्शनली, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब क्या बढ़ गया, डाइपोल मोमेंट बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देयर इज ओनली वन केस वेयर डिस्टेंस इज डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, या मैं बोलूँ साइज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो अगर मुझे इनको अरेंज करना है डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर में तो मैं बोलूँगा सर CS3 Cl का ज़्यादा होगा, देन CS3 F का ज़्यादा होगा, और देन CS3 Br का ज़्यादा होगा। बताइए क्या ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार मैं आप लोगों को दोबारा ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स ये डेटा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे सभी। सी प्यारे बच्चों, जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि डाइपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, बहुत ध्यान से सुनो भाई। दुनिया में कहा जा रहा था कि HF जो है ना, HF ये एक पोलर कंपाउंड है। रीजन पूछा तो बोला देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी तो ये पोलर होगा। लोग तालियां बजाने लगे। अब जैसे ही ये कहानी आई BF पर, भाई बोरॉन और फ्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या हो गया बेटा जी, अट्रैक्शन हुआ। और ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि यहाँ पर ये भी कंपाउंड कैसा, पोलर, और ये भी कंपाउंड कैसा, पोलर बताया गया। लेकिन जब पिक्चर BF3 की बनाई गई तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए सर, पोलर। लेकिन जब देखा तो इधर ये खींचता है, इधर ये खींचता है, इधर ये खींचता है, तो उसका नेट खींचने वाला फोर्स कहाँ है, आगे। तो ये फोर्स पीछे वाले फोर्स को या डाइपोल को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। यही रीजन है कि नॉन पोलर स्पीसीज बन जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सर बात तो क्लियर है। जीवन में याद रखना, किसी भी सेंट्रल एटम से लॉन पेयर लगा हुआ है तो डाइपोल की मूवमेंट हमेशा लॉन पेयर के टुवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स द लॉन पेयर। याद रखना, ये मैंने यहाँ लिखा भी है कि किसी सेंटर एटम से कोई लॉन पेयर लगा हुआ है तो क्योंकि ये ज़्यादा डायरेक्शनल होता है, कौन, लॉन पेयर, तो इसलिए इसकी तरफ क्या है, बॉन्ड पेयर से भी ज़्यादा डायरेक्शनल कौन है बेटा जी, लॉन पेयर। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं दोबारा बता दूँ बहुत जल्दी से, वाई वी स्टडी डाइपोल मूवमेंट ओवर देयर टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट कंपाउंड, पहली बात। दूसरी बात, डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो वो नॉन पोलर, जीरो नहीं है तो वो पोलर। डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, या मैं कह सकता हूं जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, क्लियर है मेरी बात? देखिए मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। बॉन्ड के जो एटम होते हैं, दो बॉन्ड के दो एटम का मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस है तो ये बॉन्ड के अंदर पोलरिटी बता सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं दैट विल डिसाइड बाय देयर स्ट्रक्चर और द नेट डाइपोल मोमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? दैट विल डिसाइड बाय द नेट डाइपोल मोमेंट। चलो सर बात समझ में आ गई है जैसा आप कह रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। फोर्थ मैंने प्रॉपर्टी बताई कि इसको निकालने का सीधा सा तरीका Q इंटू डी, और यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आती है, यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आती है कि यहाँ जो Q है दैट इज चार्ज ऑन द कैटायन और अनायन, और D का मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस तरीके से 1d की वैल्यू ये -18 है, क्या पक्का श्योर हो? एक बच्चा कह रहा है सर इसको -18 कर लीजिए, ठीक है ना, चेक कर लेना भाई एक बार इसको, ठीक। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आगे देखिए सभी, ये डेटा मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब बस आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे और एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बहुत जल्दी से हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखिए डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला B होता है, क्योंकि एक ये वेक्टर क्वांटिटी है और आप लोगों ने पढ़ा होगा एंगल रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, न्यू नेट इज इक्वल टू √ऑफ न्यू1 स्क्वायर प्लस न्यू2 स्क्वायर प्लस 2 न्यू1 न्यू2 कॉस थीटा। अब जब भी कॉस थीटा जीवन में आ जाए ना, जब भी कॉस थीटा जीवन में आ जाए तो आप याद रखें कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, मान लो ये मैं 0 लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, 0 लगा देता हूँ,
तो यहां पर आपने देखा कि ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा जी, ऐड हो जाएंगी। दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? और अगर मैं 180 लगा देता हूं तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, न्यू1 न्यू2 माइनस हो जाएगी। मुझे यहाँ स्क्वायर कर देना चाहिए। ठीक है भाई, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई। तो मतलब कंसर्न ये है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल या डाइपोल मोमेंट घटता है। जैसे 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 अंडर रूट लगाना पड़ेगा, अगर अदरवाइज तो स्क्वायर को हटा ही देते हैं ना। अब ठीक है, बताना। चलो बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे जैसे आप एंगल 0 से 180 की तरफ जाओगे तो आप डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम से किसकी तरफ जा रहे हो, मिनिमम। इसका मतलब ये हो गया, एक अपने दिमाग में ये भी रखेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। एंगल के बढ़ने से डाइपोल मोमेंट घटेगी और एंगल के घटने से डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी। चलो ये पॉइंट भी आप जो है अपने दिमाग में रखेंगे भाई, ये पॉइंट भी जो है आप जो है अपने दिमाग में रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट, इफ सेंट्रल एटम हैज नो लॉन पेयर, अगर सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर नहीं है एंड ऑल सेंट्रल सराउंडिंग एटम आर सेम, देन कंपाउंड विल बी नॉन पोलर ऑलवेज। या मैं आपसे ये कहूं, ऐसी ज्योमेट्री जो कि रेगुलर है, रेगुलर का मतलब जैसे TBP है, उसके ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है, सारे जो सराउंडिंग एटम है दे आर सेम लाइक PCl5, तो उस केस में हमेशा नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा बेटा, 0 होगा। ऐसी कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री जिसके पास कोई लॉन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम क्या हो, सेम, देन द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज 0। सीधा सीधा ट्रिक। आपने क्या काम करना है, आपने देखना है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, आपने देखना है लॉन पेयर निकाल के। लॉन पेयर अगर 0 है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, और सराउंडिंग एटम क्या है बेटा जी, सेम है, तो आप समझ जाएंगे क्या कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। और ये कंपाउंड कैसा होगा सर, नॉन प्लेनर। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ CH2, BF3, CCl4, PCl5, SF6 एटसेट्रा ये डेटा मैंने यहाँ पर लिख रखा। चलिए सर अभी गेम शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, ये तो अभी थियोरेटिकल पार्ट है। मैंने बोला अगर मेरे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है लाइक H2, बात को फील भी कर लो यार, H है और H है, बता बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाओगे, कहीं भी नहीं। इसका मतलब इसमें क्या ही डाइपोल है, तो इसका मतलब यहाँ पर न्यू नेट की वैल्यू कितनी लिख देनी चाहिए, 0। तो जो भी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं लाइक I2, लाइक Cl2, लाइक Br2, लाइक F2, H2, ये सभी का नेट डाइपोल मोमेंट 0, इसलिए दे आर कंसिडर एज ए नॉन पोलर कंपाउंड। क्लियर है मेरी बात। चल अगला आता है फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि आप लोगों के सामने है। मैंने बोला आप लोगों से BeCl2, मैंने बोला CO2, मैंने बोला C2H2। मुझे बताना है आपको क्या ये पोलर है या फिर ये क्या है, नॉन पोलर है। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखता हूं तो क्योंकि ये बेरिलियम है, इसके Z की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज 2 प्लस मोनोवेलेंट एटम दैट इज क्लोरीन 2 डिवाइडेड बाय 2 देन इट इज 2। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन मुझे SP नजर आएगी कि नहीं आएगी। लॉन पेयर इसके पास नहीं होगा क्योंकि 2 - 2 इसका मतलब 0। Z में से सराउंडिंग एटम को माइनस कर देते हैं, देन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लॉन पेयर, राइट। यहाँ आ जाइए सर, इसमें अगर मैं देखूंगा तो Z की वैल्यू आएगी 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डाईवेलेंट है ना कि मोनोवेलेंट। तो ऐसा करने से पिक्चर 2 हाइब्रिडाइजेशन बिकम SP। लॉन पेयर यहाँ भी 0 होंगे, बोलो हाँ या ना। जरा यहाँ देख लेते हैं फोटो यार, इसमें तो आप लोग जानते हो ये मेरे पास एक इथाइन मॉलिक्यूल है, हाँ या ना। अब जरा मुझे देखकर आप लोग बताएं, मैं फोटो भी बना लेता हूं क्योंकि ये ज्योमेट्री लीनियर होगी, लीनियर कुछ ऐसी दिखाई देगी और CO2 कुछ ऐसा दिखाई देगा, हाँ या ना। यहाँ पर ये कंपाउंड ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज समझे, सीखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। पहले वाले सवाल को कर लेते हैं। मुझे बताइए बेरिलियम एक मेटल है जबकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नो डाउट क्लोरीन होगा, तो लोअर टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड की मोशन हो गई है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है।
दुनिया में पहले ये गाया जा रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो डाइपोल मूवमेंट होगा तो कंपाउंड बिकम पोलर। लेकिन जब बातें बदली तो बदली कि आप बॉन्ड को पोलर बोल सकते हो। BeCl बॉन्ड इज पोलर नो डाउट, बट BeCl2 इज नॉट, बिकॉज द नेट डाइपोल मूवमेंट, ये भी तो इधर खींचेगा, तो नेट जो डाइपोल मूवमेंट होगा दैट विल बिकम जीरो। भाई आप ऐसे समझो, मुझे कोई x फोर्स से इधर खींच रहा है, x फोर्स से इधर फिक्स खींच रहा है, तो क्या मैं खींचूंगा? नहीं ना। या x फोर्स से इधर धक्का दे रहा है या x फोर्स से इधर धक्का दे रहा है, क्या मुझे धक्का लगेगा? नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये तो सर महा बेसिक चीजें चल रही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वास्तव में बेसिक है। अभी हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर मूव करने वाले हैं। तो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो, अगर किसी का नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है तो क्या ऐसे कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं क्या? सही है क्या? अब जरा इधर आ जाओ सर, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, नेट डाइपोल मूवमेंट भाई का कितना? सर इनका नेट डाइपोल मूवमेंट हमें फिर से जीरो। सर इधर क्यों ले गए? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्या मेरी बात समझ में आई? इधर आ जाइए सर, इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूंगा तो sp आती होगी, इन भाई की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूंगा तो sp आती होगी। सर हम आपका पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। सिग्मा ये पाई, दो सिग्मा मतलब z इज इक्व टू 2 और z इज इक्व टू 2 का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन। मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, क्या ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन से। तो क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये भी खींच लेगा, तो नेट यहाँ पर भी क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। मतलब तुम भी नॉन पोलर, तुम भी नॉन पोलर और तुम भी नॉन पोलर। क्या मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? बताइए। सारा खेल इसी का है भाई, सारा खेल फोटो बनाने का है। जो बच्चा ठीक से फोटो बना लेगा तो ये डेटा भी उसको समझ में आ जाएगा। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फाइल जल्दी से। डन। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक डेटा। चलिए अब मूव करते हैं आगे। चलो देखो SO3 और SO2, देखो भाई समय आ चुका है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने के लिए। बहुत ध्यान से सुने भाई। SO3 सर इसका फोटो आपको बनाना आता है? हमें तो बिल्कुल आता है। सर हम भूल गए तो भाई Z की वैल्यू याद कर लो, 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि पिक्चर 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लॉन पेयर बिकम 0। तो इसका फोटो क्या ऐसे बनाया होगा आप लोगों ने जीवन में? बताओ। सर बात बिल्कुल सही है। जब आप इसका फोटो बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ एक लॉन पेयर आएगा, यहाँ डबली बॉन्ड O आएगा, यहाँ डबली बॉन्ड O आ जाएगा। चलो सर ये बात भी समझ में आती है। सल्फर और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि ऑक्सीजन है, तो सल्फर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींचेगा। सर ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर की तरफ खींचेगा, ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर की तरफ खींचेगा। पर प्यारे बच्चों इसका जो नेट है, इसका और इसका जो नेट है, ये कहीं ऐसे जा रहा होगा। और क्योंकि एटम सेम है तो जितना ये होगा उतना ही ऊपर वाला होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ SO3 0, दैट्स व्हाई द कंपाउंड बिकम नॉन पोलर। पिक्चर क्लियर? बोलो भाई, पता लग गया? ओरिएंटेशन का सारा खेल है। जाओ यहाँ आ जाओ। सर यहाँ ये इधर खींचे, यहाँ ये इधर खींचे, आपने बताया लॉन पेयर पावरफुली ऊपर खींचता है, तो सर यहाँ भी तो ये नीचे आ रहा है, बोलो हाँ या ना? तो नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल नहीं करेगा। वाई? सर ऊपर खली खींच रहा है और नीचे जो है कौन सा फाइटर है? नहीं बोलिए अरुण सर। हाँ चलो मान लो ये नीचे अरुण सर खींच रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली दोनों की पावर में अंतर है, इसीलिए इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। और जब जीरो नहीं होगा तो SO2 कैसा कंपाउंड होगा? पोलर कंपाउंड होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? यहाँ तक हमारी क्लास के किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे का सवाल ये रहा, SF6। सर फोटो बनानी आती है? बिल्कुल आती है। 6 + 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। नो लॉन पेयर, तो इसका मतलब S F F F F F। क्या ये रेगुलर ज्योमेट्री है? याद करो। और रेगुलर ज्योमेट्री का क्योंकि यहाँ पर कोई लॉन पेयर नहीं है, इसलिए इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता होगा? जीरो होता होगा। पोलर कंपाउंड है एक तरीका, वरना दूसरा देख लो,
क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? देख लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो इसको कैंसिल करेगा कौन? नीचे वाला। ये इधर ले जाएगा तो इसको कैंसिल करेगा कौन? इधर वाला। ये इधर ले जाएगा तो इसको कैंसिल करेगा कौन? इधर वाला। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बता दीजिए। ये उस टाइप का बच्चा है किसके पास इस कोचिंग के मॉड्यूल, उस कोचिंग के मॉड्यूल, फलानी दिखाने मॉड्यूल, है ना, ऑनलाइन मॉड्यूल, पता नहीं क्या क्या, लेकिन पढ़ता कुछ भी नहीं है। नेट बिकम जीरो, है ना। एक कहावत है, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। बहुत ध्यान से सुनो। जो चीज़ों में सारी चीज़ों पर मतलब कहते हैं दो नाव, क्या पता नहीं कितनी नावों पर पैर रख रहे हैं आजकल के बच्चे। तो चलो XCF6 के बारे में बात कर लें। सर ये डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहाइडल है, याद आ रहा है? अरे हाँ या ना? नहीं सर, हमें कुछ याद ही नहीं आता सर, है ना। चलो तो ये डेटा कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। आपको याद है तो मैंने ऐसा फोटो बनाया था, इसका बीच में XC रखा था और यहाँ पर फ्लोरीन लगाए थे और फिर मैंने बोला था भाई यहाँ पर इधर ही लॉन पेयर लगा लेना कहीं और यहाँ एक फ्लोरीन लगा लेना। बोलो याद आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसे करके यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा लेना, तो एक कहीं डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहाइडल आपने बोला था या कैप्ड ऑक्ट्राहाइड्रॉन बोला था, ठीक है। तो भाई क्योंकि लॉन पेयर है तो लॉन पेयर का एडजस्टमेंट कहाँ से होगा? दूसरा लॉन पेयर भी तो चाहिए। अगर कहीं केवल एक लॉन पेयर देख लो ना तो समझ लो वो वो पोलर ही होगा, उसका नेट जीरो नहीं हो सकता। अगर कहीं एक ही लॉन पेयर है तो उसका नेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा? नहीं आई बात समझ में? आगे देखो जरा ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे भाई। इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। मैंने बोला PF3 PCl3F2 है, तो इसका मैं डायरेक्ट ही फोटो बना रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बेंट रूल क्योंकि पढ़ा दिया है तो आपको पता होगा कि ये 2 फ्लोरीन एटम कहाँ जाएंगे? जो कमज़ोर साइट होती हैं उन पर मजबूत सेनापति जाते हैं। मैंने ये बात आप लोगों को सिखाई थी। फिर यहाँ पर मैंने बोला ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्या है बच्चों? क्लोरीन है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। ये भाई ऊपर ले जाएगा इसको या नहीं ले जाएगा? ये भाई नीचे ले जाएगा इसको, नहीं ले जाएगा, मतलब दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये इधर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? सर ले जा रहा है, लेकिन ये ऊपर ले जा रहा है, ये इधर ले जा रहा है, तो दोनों का नेट इधर ले जा रहा है। क्योंकि ये एटम सेम है इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इनका नेट कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो होते ही ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा? नॉन पोलर। बोलो बात समझ में आई? जरा यहाँ देख लें फोटो, ये P है, ये F है, ये F है। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक F को यहाँ आना पड़ा, Cl। अब देखो ज़रा ध्यान से, इस डेटा को अगर मैं देखता हूँ तो ये ऊपर ले जाएगा नो डाउट, ये नीचे ले जाएगा नो डाउट, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन जब ये इधर ले गया, ये इधर ले गया, ये इधर ले गया, इनका नेट यहाँ आएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन फिर वही बात, ये एटम डिफरेंट है, पार अलग अलग है, तो इनका नेट जीरो नहीं होगा। माना कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा तो कंपाउंड बिकम पोलर। बोलो गेम समझ में आया भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलो भाई। आदित्य, ऋतिक, बोलो जी। मधुर, अनाया, क्लियर? बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आना चाहिए, और क्या चाहिए। चलो भाई इधर देखें जरा। सर इसका फोटो बना लें एक बार। सर z की वैल्यू बराबर होगी 8 + 2 / 2 = 5। 5 को बोलते थे TBP। TBP का फोटो ऐसे बनता था, याद हो तो तुम्हें जीवन में। और यहाँ पर क्योंकि कमज़ोर साइट पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं तो फ्लोरीन फ्लोरीन लगा दिया। बकाया लॉन पेयर होंगे तो लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर। अब बताइए ज़रा ध्यान से, तो क्या ये डायरेक्शन ऐसे खिंच जाएगी? क्या ये इनका नेट ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना? भाई जैसे तुम वैसे हम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। ऐसे ही ऊपर भी तुम जैसे, ऐसे ही हम नीचे, तो इसका मतलब इनका नेट कितना? जीरो। नेट जीरो तो कंपाउंड बिकम नॉन पोलर। बोलो गेम समझ में आया क्या? जबकि XCF4 देख लो। XCF4 देखते हैं तो मेरे को डायरेक्ट ज्योमेट्री याद है, मैं बना दूं क्या? ये पिक्चर ऐसी होती है, चारों 6 बॉन्ड की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। तो कहीं भी लॉन पेयर को रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में भी ये ऊपर ले जाए नीचे ले जाए तो नेट क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। जब नेट जीरो हो जाएगा तो कंपाउंड बिकम नॉन पोलर। बोलो गेम समझ में आया? एक कंपाउंड होता है सिस, एक होता है बच्चों ट्रांस।
सिस का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है बी आर और ये भी बी आर दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे इसको? सिस। जब दो भाइयों को मिलाओ और बीच में कोई ना आए तो नाम होगा सिस। याद हो गया? जब दो सेम एलिमेंट्स को मिलाओ, ऐसे डंडा खींचो और बीच में कोई ना आए तो क्या नाम हो जाता है उसका? सिस। और आमने सामने की बात करी जाए तो कोई बीच में आ जाए, मान लो इसके साथ इसको मिलाएंगे तो बीच में कार्बन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? ट्रांस। जरा देखें, हम लोग इधर देखेंगे सभी। बी आर नो डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बहुत बढ़िया। ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी बहुत बढ़िया। इनका नेट कहीं ऊपर जा रहा होगा, बोलो हाँ या ना। अब चलो इसकी बात कर लो भाई, ये कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये कार्बन है। पहली बात तो ये sp2 है, ये कुछ भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा, तो नेट इस वाले कंपाउंड का ऊपर जाता नजर आएगा, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। नहीं होगा तो पिक्चर बिकम पोलर। इस कंपाउंड का नाम क्या है सर? सिस कंपाउंड है, ये जो भी है सिस है, क्योंकि दोनों क्या है? एक साइड में। जबकि यहाँ जाते हैं, ये इधर ले जाएगा, ये भाई इधर ले जाएगा, तो ये तो आपस में ही कैंसिल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो हाँ या ना। ये तो आपस में ही कैंसिल कर लेगा एक दूसरे को। जरा यहाँ बात कर लें, सर ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है भाई? sp2 है, वैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो ये इधर ले जाएगा इसको, ये देखना इधर ले जाएगा, मतलब तुम इधर लाए हम इधर लाए कैंसिल, तुम इधर ले गए हम इधर ले गए कैंसिल, तो इसका मतलब ये कंपाउंड बिकम नॉन पोलर। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो भाई। तो कोई पूछ सकता है सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में से कौन सी एल्कीन पोलर होगी? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सिस। या ये दिमाग में मत रखना कि ट्रांस हमेशा ही नॉन पोलर होती है। अगला देख लो। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक फिर से क्या बना दिए बेटा? ये सिस बना दिए, बाई बाई सेम डायरेक्शन, बाई बाई अपोजिट कर दिए, तो क्या बन गया? ट्रांस बन गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलो चेक करते हैं। तुम्हारा नाम क्लोरीन, तुम्हारा नाम कार्बन, क्लोरीन मतलब पावरफुल, तो ये खींचेगा, जबकि यहाँ पर ये CH3 और ये कार्बन है। सर ये दोनों कार्बन है, हाउ कैन वी चेक? तो देखो भैया, ये कार्बन है पर ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और अगर ये sp3 कार्बन है और दूसरा लगा हुआ कार्बन sp2 कार्बन है, तो मतलब इट इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यहाँ ये ले जा रहा है और यहाँ ये ले जा रहा। बड़ा ही पेचीदा टाइप का बन गया ये तो। बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, सुनो। ये इधर ले जा रहा है और ये इधर ला रहा है और ये इधर कर रहा है। मानो ठीक है, ये इधर की इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये देख रहे हो ये इसको अपोज कर रहा है ना, तो नेट कभी भी जीरो नहीं होगा। जब नेट जीरो नहीं होगा तो इस केस में कंपाउंड कैसा हो जाएगा? पोलर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। जरा यहाँ देख देते हैं ट्रांस में। देखो ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, सर नो डाउट इधर ले जाएगा, इसको इधर ले जाएगा, माना ये कैंसिल हो गए, पर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? नहीं, ये तो एडिशन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ नेट फिर से जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो कंपाउंड बिकम पोलर। बोलो पल्ले पड़ी कुछ बातें? हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्या ये बातें पल्ले पड़ी भाई? बताइए। चलो इधर आ जाओ। अरे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, टेंशन ही ना लो, भरोसा करो, कोई टेंशन नहीं है। आओ भाई, थोड़ा सा दिमाग घुमाएंगे इसमें, अब एक्सेप्शंस के भंडार लगा देंगे, ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखेंगे, लेकिन घबराएगा कोई बच्चा नहीं, क्योंकि ये पढ़ाना ज़रूरत है आप लोगों की। इससे बचोगे तो सिलेक्शन से बच जाओगे। चलो इधर आओ। पहला कंपाउंड अमोनिया मुझे नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है। दूसरा NF3 है, इसके पास भी एक लॉन पेयर है, और तीसरा मुझे वो दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि पोलर है या नॉन पोलर है, ये सवाल है। कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, ये बेसिक से सवाल है। देखना, मुझे बताओ, पहले लास्ट वाले को ही पकड़ लेते हैं। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा। अब तुम समझदार हो, तुम जानते हो नेट इसका नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है क्या? तुम ऊपर हम नीचे, सेम एलिमेंट, तो इसका मतलब इसका नेट कितना हो जाना चाहिए? जीरो। अब मैं बार बार नेट वेट जीरो वीरो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि कंपाउंड जो है नॉन पोलर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इधर आ जाओ सर, इन दोनों में बता के दिखाओ सर। देखो भाई,
पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पिरामिडल ज्योमेट्री होती कैसी है। नाइट्रोजन, लॉन पेयर, और ऐसे होते हैं 3, ऐसे पिरामिड की तरह। पिरामिड मतलब झोपड़ी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। पिरामिड होता है ना, गाँव में देखा होगा पिरामिड। तो इस टाइप से चीज़ें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए पहले। चलो भाई, तुम्हारा नाम लॉन पेयर है, तुम तो बेटा हमेशा ऊपर ही ले जाते हो, तुम नहीं देखते कौन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये फ्लोरीन के साथ भी लगा हुआ है ना, तो भी फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बिकॉज लॉन पेयर आर मच मोर डायरेक्शनल, राइट। चले जी, आगे आ जाओ। ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। सर ये तो कोई तुक वाली बात ही नहीं हुई सर, इसका कोई सामना ही नहीं है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, तो नेट रिजल्टेंट क्या रहा, ऊपर। सही है क्या? आ जाओ भाई के पास आ जाते हैं। सर ये नाइट्रोजन है, लॉन पेयर है, लॉन पेयर की तरफ डायरेक्शन होगी, लेकिन ये फ्लोरीन है सर, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को खींचे खींचे खींचे, तो नेट रिजल्टेंट नीचे। ऊपर दूसरा पहलवान है, नीचे दूसरा पहलवान है, तो जीरो नहीं हो सकता। मतलब नो डाउट ये वाला भी पोलर है, नो डाउट ये वाला भी पोलर है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है दोनों में से ज़्यादा पोलर कौन है, तो ऑब्वियसली मुझे NH3 बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनके बॉन्ड की मूवमेंट, इनके डाइपोल की डायरेक्शन ये सेम है। क्लियर हो गई बात? चलो सर अगला बताइए, आ जाइए। अगला आता है मेरे पास O F2 और OH2। आओ फंसोगे इसमें आप लोग, आप बस फंसने वाले सवाल आ ही गए, थोड़ा सा आप जाग जाएं भाई। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, जब मुश्किल सवाल आए तो नींद आने लगती है, और जब मुश्किल सवाल आए दूसरे टाइप का बच्चा खुश हो जाता है, बोला यही तो वो सवाल है जो बाकी नहीं करेंगे और मैं करूँगा। तो आप देख लीजिए, सबको अपनी कैटेगरी पता होती है, ठीक है ना। टीचर होने के नाते हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन सच्चाई तो मतलब समझ रहे हो ना, समझ जाओ आप लोग, आप समझदार बच्चे हो, ये बात पता होनी चाहिए कि भाई मुश्किल सवाल आए और नींद आए तो आप समझ लो कि प्रॉब्लम चल रही है, आपको और मेहनत की ज़रूरत है। देख भाई, ये ऑक्सीजन है, 2 लॉन पेयर। सर सब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लॉन पेयर सेम है, सब कुछ सेम है सर। यहाँ ये इधर जाएंगे भाई साहब, ये भाई साहब इधर जाएंगे, नेट इधर जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? इतना डेटा क्लियर है? सर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, और ये भी क्या काम करेगा, खींचेगा, तो नेट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? नो डाउट कि ये कंपाउंड नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर होगा, क्योंकि ऊपर लॉन पेयर का फोर्स है, नीचे फ्लोरीन का फोर्स है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन है। तो सर ये जा रही है पिक्चर ऐसे, ये जा रही है पिक्चर ऐसे, ये इधर खींच लेगा, ये इधर खींच लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, ऑक्सीजन से, और मूवमेंट लेस टू मोर होती है, मूवमेंट लेस टू मोर होती है। तो सर बात समझ में आ गई आपकी? तो इसका मतलब इसका नेट देखें तो बहुत ही ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इसका नेट जो मूवमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, दोनों ही पोलर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो सर बहुत बढ़िया, आ जाओ जी अगला सवाल आ जाओ। अभी तुम्हारी आंखें खुली जा रही हैं, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। सर अभी तो पढ़ाया, ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, नेट ऊपर चला जाएगा। सर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है ना, क्योंकि क्या है, सभी की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। चलो यहाँ आ जाओ। सर ये ऊपर जाता है, ये तो LP है, LP मतलब ऊपर, मतलब लॉन पेयर। ये आ जाओ, इधर आ जाओ, ये खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद कराने की आवश्यकता है क्या? एक सीरीज़ में पीरियोडिक में मैंने पूरा ढंग से इसको एक्सप्लेन किया, कोशिश करें वो लेक्चर भी आप लोग लगा लें साथ के साथ। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है केमिकल बॉन्डिंग, फैक्ट बता रहा हूँ। सवाल कितने आते हैं कितने नहीं आते वो ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। एडवांस में आज भी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल केमिकल बॉन्डिंग से ही सॉल्व होता है, फैक्ट बता रहा हूँ मैं। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आधी, जिसकी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। आप जब GOC पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये गेम। चलो ये ऊपर जा रहा है और ये भाई कहाँ जाएगा, नीचे। आओ 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 इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये देखें तो नेट कहाँ जाएगा, नीचे। क्या मन की आवाज़ क्या है तुम्हारी, बताओ। मन की आवाज़ ये है कि सर ये ऊपर जा रहा है नीचे जाएगा, तो नेट वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जबकि ये चारों ही ऊपर जा रहे हैं तो नेट वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अरे हाँ या ना? दोनों में से अरेंज करने के लिए आ जाए किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर इसका होगा, क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। वाई? प्यारे बच्चों, कभी किसी टीचर ने आपको सिखाया था
लॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड का होता है रिपल्शन। VSEPR थ्योरी, बेंट रूल के अंदर भी ये बात मैंने कही थी क्या? मैंने बोला था भैया ये है पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ये है लॉन पेयर, ये है लॉन पेयर, ये है सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको ये बात सिखाया है कि यहां पर लॉन पेयर और ये पाई बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड का होता है रिपल्शन, और अगर यहां रिपल्शन बढ़ा तो ये वाला एंगल कम हुआ क्या? और जब ये एंगल कम हो गया, ये एंगल कम हो गया, और एंगल कम अगर होता है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है? सूट हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या रिलेशन समझ में आया? बोल दो, ये गेम समझ में आया? तो ये डेटा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, एक तरीका। दूसरा तरीका इसका ये भी है, कुछ किताबें इसको ऐसे भी लिख देती हैं, जो मैंने बोला आपको ये मेरी समझ के अकॉर्डिंग बोला कि इसका डाइपोल मोमेंट क्यों बढ़ जाता है। बाकी इसका एक और लॉजिक ये भी बता देते हैं कि जी ऑक्सीजन का साइज ना छोटा होता है और उस पर होते हैं सर लॉन पेयर, और जब डबल बॉन्ड के साथ वो अटैच्ड होता है तो यहाँ पर लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है रिपल्शन धारदार, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड हो जाता है लंबा, और बॉन्ड लंबा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q × D। क्या बात समझ में आई है नहीं आई? अब दोनों तरीके आप लोग यूज़ कर सकते हो, कंसर्न ये सवाल का आंसर होना चाहिए, तरीके कोई भी हो। चलो जी, ये गेम समझ में आया क्या? मेरी तरफ से अच्छा सवाल आप लोगों को दिया गया। अगला सवाल देखो, ये तो सर माही बेसिक है सर, ये H2S है, ये NH3 है, ये वाटर और ये HF है। मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से सॉल्व करेंगे इसको। भाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो भैया इसका बॉन्डिंग, इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज के बेसिस पर सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद ऑक्सीजन का भाई ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन का, और फिर कहीं जाके कौन मिलेगा? सल्फर। सीधा सीधा सा आंसर। अगर इस टाइप के बेसिक सवाल आ जाए ना, जहाँ सराउंडिंग एटम सेम हो, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम क्या हो? डिफरेंट हो, कुछ मत देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। सीधा सीधा खेल खेलो, ठीक है। अगला आ जाओ, देखो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको देखने में आंसर कुछ और आएगा और एक्चुअल में आंसर कुछ और आएगा। चलो देखना जरा, इधर देखो भाई, तुम्हारा नाम ऑक्सीजन है, तुम्हें प्यार से कार्बन कहते हैं, तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है कितनी है? ऑक्सीजन कह रहा 3.5 बोलते हैं, कार्बन कह रहा हमारी 2.5 है, हमारे बीच में डिफरेंस 1 है और यहाँ भी डिफरेंस 1 है, टोटल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 2 है, हाँ या ना? ये कह रहा ऑक्सीजन देखो हमारी चेक करके बताओ, या कॉमन वाले फैक्टर को हटा दो, यहाँ देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस देखियो सर, ये 2.1 होता है और ये 3.5 होता है, मतलब ये डिफरेंस 1.4 आना चाहिए क्या? बोलो। यहाँ देखो ज़रा, ये कह रहा है देखो सर डिफरेंस तो 1.4 ही आना है, पर ये भी 1.4 है, हाँ या ना? अब सुंदर बात क्या है? सुंदर बात ये है, सर ने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। नया सवाल मिल गया क्या? बोलो, बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब इस टाइप के सवाल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से सॉल्व करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर अगर हम ऐसे कर लें, हाइड्रोजन का इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऑक्सीजन ऊपर ले जा रहा है, ठीक है कर लो, ये CH3 क्या है? ये भी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, फिर मतलब फंसने से बेहतर है कि आप इस वाले मेथड को यूज कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो चार्ज ज्यादा, और चार्ज ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा। होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलो, तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। अगला सवाल देखना, महाबेसिक सा सवाल है, महाबेसिक सा सवाल। तुम्हारा नाम लॉन पेयर है, तुम्हारा नाम लॉन पेयर है, तुम इसको इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाना, तुम इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाना, तुम्हारा नाम फ्लोरीन है, तुम भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो हमसे, तो इसका मतलब तुम इधर कैंसिल, तुम इधर कैंसिल, तुम उधर कैंसिल, तुम इधर कैंसिल, ऑल बिकम कैंसिल, तो मतलब न्यू नेट बराबर 0, नॉन नेट बराबर 0 का मतलब ये पिक्चर हो गई नॉन पोलर। बोलो गेम समझ में आया क्या? यहाँ आ जाओ सर, तुम इधर ले जाना, तुम इधर ले जाना, नेट इधर चला जाएगा, तुम इधर ले जाना, तुम इधर ले जाना, नेट इधर चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी पावर अलग है, तुम्हारी पावर अलग है, क्योंकि तुम एलिमेंट, तुम्हारा नेचर ये क्या है भाई साहब? अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ नेट 0 नहीं होगा। जब नेट 0 नहीं होगा तो पिक्चर बिकम पोलर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं भाई, झूठ फरेब नहीं होना चाहिए टीचर के साथ। ईमानदारी से बताएं भाई, गेम समझ में आ रहा? आप लोगों को आ रहा भाई? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए मुझे, पक्का
चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो प्यारे बच्चों, एक अच्छा सवाल, ये तो हमारा फेवरेट सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। है तो आसान, कह रहे हैं CH3F और CD3F इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ये सवाल है। क्या है? दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। चलो मैं ही करा देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी। देखो सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप कंपेयर करना चाहते हो हाइड्रोजन और डी की, तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा और डी की कम। बोलो गेम समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा और डी की कम। अगर ये बात सही है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं इसका फ़ोटो बना लूँ, C, ये F, ये H, ये H, ये H, ये C, ये F, ये D, ये D, ये D। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? तरीके तो बहुत सारे हैं इसके मेरे पास, बताऊँ? एक ही झटके में आंसर कर दूँ। कार्बन दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है, D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डिफरेंस ज़्यादा होगा। जिसका डिफरेंस ज़्यादा, क्यू ज़्यादा, म्यू ज़्यादा, खत्म। दूसरा तरीका बेसिक वाला, बच्चों वाला। जब दोबारा में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में, तो और भी एक दो मेथड से इसको कवर कराएंगे। ये जा रहा भाई साहब ऊपर, ये जाएगा भाई इधर, कोई डाउट नहीं। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तुम भी जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है। सवाल ये किसका ज़्यादा ऊपर जाएगा, यही तो सवाल है। ये कह रहा हम तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी बहुत कम रखते हैं, देने में भरोसा रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम है। क्यों करें हम होल्ड? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करेगा। जो ज़्यादा जल्दी डोनेट करेगा, इसका मतलब उसका डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। नहीं आई बात समझ में? कुछ तो बोलो, आई बात समझ में नहीं आई? बोलो भाई। सिमरदीप ध्यान से देख ले सवाल को पहले। ये गेम समझ में आया नहीं आया? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर CD3F क्यों होगा, समझ में आया? बोलो सिमरदीप बोलो। तरीका क्या याद रखना है सर? दो तरीके बताए, एक तो फोटो बना लो, दूसरे तरीके में क्या है, ये देखो सर, सीधा तरीका ये भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है वैसे। अगला सवाल देखो, अब यहाँ तुम्हारी खोपड़ी घूमेगी भाई, और हम चाहते हैं कि खोपड़ी घूमे अब, क्योंकि अब बहुत देर से बच्चागिरी हो रही है। ध्यान से देखो भाई, बच्चे ये भी बच्चागिरी थी, है ना? आओ देखो ज़रा ध्यान से, कौन सा कलर ले लें, वाइट ही सही लग रहा है। देखो सवाल ये, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, ये तो महा बेसिक सवाल है भाई। पैरा पोजीशन पर अगर कोई है तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो नेट क्या हो जाएगा, 0, तो ये पिक्चर बन जाएगी नॉन पोलर। बोलो गेम समझ में आया? सर ये CH3 है। एक्चुअल में ना यार कहानी ऐसी होती है, CH3 दिखता ऐसे है, होता ऐसे है, H H H, सेम केस यहाँ, तो जो ऊपर ले जा रहा है वही नीचे ले जा रहा है। बोलो हाँ या ना? तो नेट कितना हो गया भैया, ये भी 0, तो ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? जरा इसका देख लो सर, इसके पास होते हैं सर लॉन पेयर, और सर एक नहीं दो लॉन पेयर होते हैं। बोलो आया ना? इसके पास होते हैं लॉन पेयर, और एक नहीं दो लॉन पेयर होते हैं, और इवन हाइड्रोजन की डायरेक्शन भी है। इसको ना दो तरीके से हम लोग समझाते हैं। वैसे तो अपने आप में बात कही जा रही है, मैं आपसे कहूँ ये ऐसे एक हाइड्रोजन है, ऐसे हाइड्रोजन है। मुझे एक बात बता, माना कि ये ऊपर ले जाएगा, ये नीचे ले जाएगा, पर क्या ये वाला कभी बैलेंस होगा? ये वाला डाइपोल कभी बैलेंस हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ऐसे जा रहे हैं दोनों, ये ऐसे जा रहे हैं, कैसे हो जाएंगे बैलेंस भाई? ऐसे जाते ऐसे आते तो बैलेंस होते। कोई चीज़ ऐसे जा रही, काहे की बैलेंस होगी वो? नहीं यही बात समझ में? हाँ या ना? एक तरीका, वरना ऐसे समझ लो, लॉन पेयर की डायरेक्शन ऐसी है कि 0 नहीं होती, यहाँ पर लॉन पेयर की वजह से 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड पाया जाएगा बेटा? पोलर कंपाउंड। क्यूनॉल नाम है ना इसका, क्यूनॉल है ये कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यूनॉल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है, इसलिए कंपाउंड कैसा है? पोलर। जो काम यहाँ हुआ है ना, वो काम यहाँ भी होगा भाई, लॉन पेयर आ चुके हैं, और जब लॉन पेयर मैदान में आ चुके हैं तो समझ लो ये भी क्या होगी पिक्चर, पोलर। दो तरीके से बताया, या तो हाइड्रोजन से सीख लो या फिर लॉन पेयर। सर हाइड्रोजन की पिक्चर यहाँ क्यों नहीं बनी भाई? ये क्या है, sp3 है, आप प्लेन भी डालोगे तो भी कट जाएगा। नहीं ये बात समझ में?
देखो एक बार दोबारा देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब कभी भी आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा फील कर लो, एक मॉलिक्यूल है 3D में, यहाँ ऑक्सीजन और इसके साथ ही हाइड्रोजन है, ये वाला कंपाउंड समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला ये CH3 एक कंपाउंड है मेरे पास, तो CH3 के अंदर मैं मान लेता हूँ ये वाला फोर्स, समझना ध्यान से। ये पिक्चर इधर, ये पिक्चर ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ये पिक्चर ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ये पिक्चर ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे आएगी। इसका नेट नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसका नेट क्या जाएगा? नीचे। ऐसे ही इसका नेट क्या जाएगा? ऊपर। तो बैलेंस होगा। लेकिन यहाँ कहाँ नेट घुमा लोगे हाइड्रोजन का, बताओ? यहाँ तो नेट नहीं घुमा सकते। चलो सर बात समझ में आ गई, आगे मूव करते हैं। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये क्या है सर? यहाँ भी वही पिक्चर है। अगर ये CH3 डायरेक्टली अटैच्ड होता तब तो मैं कर देता, लेकिन ऑक्सीजन के साथ है, लॉन पेयर के साथ है, तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? पोलर। प्यारे बच्चों ये बात सीख लो, ये जरूरत है तुम्हारी, फिर बाद में मत कहना। ये जरूरत है आप लोगों की। यहाँ आ जाओ, इसमें आ जाओ। सर ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे सर? ये नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये इसको ऐसे देगा कि नहीं देगा? ये इसको ऐसे देगा कि नहीं देगा? बताओ बताओ बताओ। तो ये पिक्चर क्या हो जाएगी? जीरो। और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। याद रहे भाई, देखो इसमें ना कंफ्यूजन होता है बच्चे को, इसमें और इसमें। इसका सिंप्लीफिकेशन यही है, लॉन पेयर की वजह से ऐसा हुआ। लॉन पेयर को मैं बैलेंस नहीं कर पाता यहाँ, लॉन पेयर के डाइपोल को मैं बैलेंस इक्वली नहीं कर पाता, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। सवाल ये, अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के ऑर्डर में अरेंज करो। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना यार। कहावत ऐसी है कि अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हों, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, जानते हो आप लोग? सर हम ना क्लास 11th के बच्चे, हमें ये बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देखो भाई सीख लो। इलेक्ट्रॉन डोनर वो होते हैं जिनके पास लॉन पेयर हो, बस जिनके पास क्या हो? लॉन पेयर हो। वो स्पीसीज क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो होती है जिनके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड है ना। अपनी अभी के लिए इस लेवल पर सीखो। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीसीज जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रही हैं, वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अदरवाइज क्या होती है? डोनर होती है, राइट। चलो सर, इसके पास लॉन पेयर होता है, क्लोरीन के पास बेंजीन के ऊपर अपने इफेक्ट को क्या करता है? डोनेट करता रहता है। चलो सर, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो भैया ये वाला एंगल मुझे कितना दिखाई दे रहा है सर? कोई अच्छा मुझे बताओ, ये वाला एंगल कम है या ये वाला एंगल कम है या ये वाला एंगल कम है? भाई ये तो सभी को दिखाई दे रहा है ना यार, कि नहीं दिखाई दे रहा? बोलो, दिखाई दे रहा है ना। ये तो क्या होगा? लगभग जीरो। क्या होगा? सबसे कम। एक बात और बतानी है, ये रिंग है, रिंग के साथ एक सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ। ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है बच्चा मेटा, और सामने वाली होती है पैरा। जानते हो आप लोग? सबसे ज़्यादा स्टेबल वैसे पैरा होती है। बहुत ध्यान से सुनो, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर प्यारे बच्चों मैं एंगल की बात करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि डाइपोल मूवमेंट और एंगल का रिलेशन क्या है मेरे भाई? उल्टा है, हाँ या ना? बताया था मैंने जब वो फॉर्मूला बताया था कॉस थीटा वाला। सर इसका एंगल मुझे कम और इसका एंगल ज़्यादा और इसका एंगल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका एंगल कम उसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मेन बात सुनो अब कहने जा रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट मेटा से ज़्यादा होगा, पैरा से ज़्यादा होगा। और इवन यहां पर दोनों, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, दोनों के केसेस में यही वैलिड है। लेकिन एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग आ जाए, देन ऑर्डर बिकम इनवर्स। ये गेम सीखना है। जमाने गए जब एक डोनर और दूसरा डोनर देते थे, या एक एक्सेप्टर खींचने वाला और दूसरा एक्सेप्टर देते थे। अब पिक्चर बदल चुकी है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, दुनिया भर का बवाल मचाओ, तब जाके आंसर मिलेगा। हमारी ट्रिक यूज कर लो। ऑर्थो पैरा मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा कब? जब या तो दोनों डोनर हो या दोनों एक्सेप्टर हो, खींचने वाले हो। और अगर एक डोनेटिंग और एक एक्सेप्टिंग हो तो उस केस में पलट दो ऑर्डर। जैसे यहाँ पलटूंगा मैं, भाई ये डोनेटिंग ग्रुप है CH3, हाँ या ना? सिंगल बॉन्ड होता है, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। ये NO2 ग्रुप डबल बॉन्ड होता है, नाम सुना होगा। NO2 का फोटो देख लिया कि नहीं देखा अभी तक? बताओ। तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है। पाई बॉन्ड, ये ट्रिक मैंने बताई कि पाई बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। पाई बॉन्ड क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये तो,
और ये भाई कैसा है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब दोनों लगे हो तो ऑर्थो मेटा पैरा में से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा। भाई सीख लो, मैं फिर कह रहा हूं सीख लो। बोलो गेम समझ में आया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं जरा, क्या ये गेम समझ में आया? भाई सभी स्टूडेंट्स को बोलिए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। चलो इधर आएंगे सभी प्यारे बच्चों। अगला सवाल बेहद सिंपल है, एनसीईआरटी का सवाल है, इसको याद करके रखना चाहिए। आप लोग वैसे जानते भी हो कि CCl4 है, एक Cl एक ऊपर Cl, चारों तरफ Cl आ जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए इसका 0। तो मतलब ये ऑर्डर आप इस तरीके से लर्न करके रखें, ये ऑर्डर आप जो है इस तरीके से लर्न करके रखें, सीधा सीधा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आप जो है इस तरीके से लर्न करके रखें। महा बेसिक सवाल है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, ये आ गया गेम। अब इसको कितने बच्चे बताएंगे, बस यही देखना है। देखो भाई सवाल है, इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। सर क्लोरोबेंजीन क्या होता है? हम तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा होता है बेटा कुछ, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Cl इज A। अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट A मान लो, फिर मैं कह रहा हूं देन डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग बताओ। देखो जरा ध्यान से, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बेटा क्लोरीन क्लोरीन ये ऊपर ले जाएगा तो भाई इसको कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा? बोलो हाँ या ना। मतलब ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। जब ये इसको इधर ले जाएगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब कैंसिल हो गया। क्या बचा? अरे शाबाश। तो इसका मतलब भाई का डाइपोल मोमेंट ए। नहीं ये बात समझ में? ये भाई इसको ऊपर ले जाएगा, ये इसको इधर ले जाएंगे और ये इधर ले जाएंगे पर नेट, और क्योंकि एलिमेंट सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ए। बोलो गेम समझ में आई? अब सीखो, ये इधर जाएंगे भाई साहब, ये इधर जाएंगे, इनका नेट इस तरफ जाएगा और इसका भी नेट कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। मतलब इसकी वजह से ए था, अब एक और ए आ रहा है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 2 है। बोलो गेम समझ में आई क्या? कुछ तो बोल दो। कुछ नहीं बोलते आजकल आप, तो बिल्कुल चुप हो जाते हो क्लास में आके। बोलो भाई स्टूडेंट्स क्लियर हुए हैं? बताओ बताओ। साउथ ईस्ट 2 है, वेरी नाइस आदित्य। आदित्य तगड़ा पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्शन होने वाला बेटा तेरा, और तेरी रैंक आएगी अंडर 50। चल ये गेम समझ में आया भाई सभी को? ये बातें समझ में आई? क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बढ़िया सवाल था, क्लियर हो गया बेसिक। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इनका स्ट्रक्चर बनाओ, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट और देखो भाई जब इसका फोटो बनाओगे तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे, कार्बन, ये Cl है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। क्लियर है? जबकि दूसरी तरफ आप बनाओगे तो कार्बन को ऊपर क्या रखोगे? हाइड्रोजन, और नीचे जगह क्या रखोगे? क्लोरीन। बात समझ में आई है नहीं आएगी? तो उस तरह से पता लग जाएगा पहले वाले की वैल्यूज क्या है ज़्यादा। इधर आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डाइपोल मूवमेंट बिकम इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ऐसा होता है, एक छोटी सी कहावत बताऊं, जो डेटिव बॉन्ड होता है ना उसका डाइपोल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट। समझ में आई मेरी बात? नहीं है, डाइपोल मोमेंट ऑफ डेटिव बॉन्ड इज मोर एज कम्पेयर टू कोवलेंट। याद रख लो ऐसे अपने दिमाग में। कभी कोई कोवलेंट बॉन्ड का कंपाउंड आ जाए, कभी कोई ऐसे ही नॉर्मल कंपाउंड आ जाए, तो आप समझ जाओगे कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? कोवलेंट वाले का। ठीक। अच्छा दूसरी बात, रेजोनेंस के बढ़ने से भी डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है अगर रेजोनेंस एक प्रॉपर वेल डायरेक्शन में हो तो। अब वो कैसे? प्यारे बच्चों इन्होंने बोला CO, मैंने बोला भैया ये कार्बन है और ये डबली बॉन्ड O है, ऐसा कुछ पिक्चर होती है कि नहीं होती? बताओ ईमानदारी से बताओ। सर कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई है तो ये खींच रहा होगा, लेकिन जब आप इसका बॉन्ड का इसको हटाओगे तो भाई यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा? अब किसी टीचर ने आपको किसी ज़माने में बात सिखाई है कि बॉन्ड का मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है? फेल हो गया ना वो, लोअर टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो क्यों रटे हैं ये बात? तो हमें पता होनी चाहिए, भाई जाएगा ऐसे।
जो पहले हमें दिखाई दे रहा था ना, रेजोनेंस के बाद और उल्टा कम हो गया, रेजोनेंस के बाद और उल्टा कम हो गया। नहीं आई पल्ले बात, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये बात समझ में आई? अगला सवाल देख लो, यहाँ देख लो सर, यहाँ ना ये भाई साहब अपने लॉन पेयर हैं, अपना छुपा के बैठा हुआ लॉन पेयर, और मैं जानता हूँ ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जाएगा, कुछ तो बोलो सर। ऐसा करने से ना पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा सर, CS2 ऐसे कार्बन, ये कार्बन और Cl, देखो सर, हाँ या ना? डबल बॉन्ड करेक्टर आने का मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कम तो डाइपोल मूवमेंट, मारूंगा बहुत। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ कम बोल रहा हूँ ना, बॉन्ड लेंथ कम बोल रहा हूँ ना, पहले सिंगल ही बॉन्ड था, अब दोनों क्या हो रहे हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई भाई, कम हो गई ना, आ गई ना, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो मतलब डाइपोल मूवमेंट भी कम हो गया पहले से। क्लियर है? चलो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मतलब सर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आओ लास्ट वाले को देख लेते हैं। फ्लोरीन क्या होता है, नो डाउट इस पर -I इफेक्ट तो होता है, लेकिन +R इफेक्ट भी होता है, मतलब एक तरफ से तो खींचना पसंद करता है और लॉन पेयर होने की वजह से डोनेट करना पसंद करता है, तो कभी लेने की कोशिश करेगा, कभी देने की कोशिश करेगा, तो ऐसे रेजोनेंस क्या फ़ायदा, नहीं ये बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ भी वैल्यूज़ क्या रहेंगी रेजोनेंस के बाद, कम रहेंगी। ये रही आखिरी पिक्चर, देखो कैसे हुआ, ये लॉन पेयर को डोनेट करेगा, ये NO2 ग्रुप है खींचेगा उल्टा, तो डायरेक्शन क्या रही, देखो 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 देखो, नहीं आई बात समझ में? अरे बात पल्ले पड़ी। तो यहाँ पर जो नेट आया, यहाँ पर जो नेट आया वो क्या आएगा बेटा, बता जरा। यहाँ पर नेट 0 नहीं होगा, या मैं बोलूँ नेट जो है इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे समझो। वैसे इसको और भी तोड़ मोड़ के सिखा सकता हूँ, कि मतलब बता सकता हूँ आपको ये कैसे फिर बॉन्ड हटेगा, हट सकता है अभी। अरे तेरी देख, एक्चुअल में क्या होता है आफ्टर रेजोनेंस ना, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे फिर ऐसे पूरा ऑर्डर दिखाई देता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो एक यूनिडायरेक्शनल फॉर्मेशन बनती है, और क्योंकि डी की वैल्यू बढ़ जाती है, डी की वैल्यू बढ़ जाती है तो यू भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो सर बात समझ में आ गई, ये सवाल समझ में आया नहीं आया? चलिए भाई बता आदित्य। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखो, ये देखिए बस अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, समझ लीजिए, कभी जीवन में आ जाए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर, आपको ना सीधा फॉर्मूला लगाना है, डाइपोल मूवमेंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्जर्व वैल्यू तो मशीन की है, तो ये तो ऑलवेज आपको क्या होगी बेटा, गिवन ही होगी, इट इज़ ऑलवेज गिवन टू यू, राइट। क्वेश्चन के अंदर होगी ये वैल्यू, ठीक है। कोशिश मतलब ऐसा होता है जनरली, ये वैल्यू जो देते हैं ना वो डिवाई में देते हैं, ताकि बच्चा कन्वर्ट करे और बवाल मचा दे और फिर उसको ESU/CM में निकाले, इस टाइप से वैल्यूज़ को दिया जाता है ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो। लेकिन वो नहीं जान पा रहे कि टीचरों के पास ट्रिक भी है, तो वो ट्रिक सीधा काम करेगी, आपका डायरेक्ट आंसर निकालेगी, कोई माथा पच्ची करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो जरा ध्यान से, तो न्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय न्यू कैलकुलेटेड, भाई न्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या होती है भैया, Q/D से निकालते हैं, मानते हो? तो हम लोग Q/D से हम लोग वैल्यूज को निकाल लेते हैं। मान ले चार्ज तेरा, मान ले HCl का ही है, तो चार्ज मतलब कितना चार्ज आएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना ESU होता है मल्टीप्लाई बाय जो भी डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में लिखो, डिवाइड बाय 10⁻18। ऐसा करने से एक बड़ा सा सवाल बनता है, बेकार सा सवाल बनता है, कैलकुलेशन करने का बिल्कुल मूड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मन करेगा भाई क्या करें, 4 नंबर का सवाल करना पड़ेगा। लेकिन अब आ जाइए माहौल पे। पहली बात डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालता, तुम्हें चाहिए क्या एग्जैक्ट का, 4 ऑप्शन होंगे, लमसम वैल्यू में अंतर होगा, आप बता सकते हो। मान लो किसी का आंसर 17 है तो ये निकालेगा 16, 16.2, तो समझ जाओगे ना यार ये मतलब क्या है इसका। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो ये क्या कहता है, ये कहता है 20 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपको डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व गिवन है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है सर, इसका मतलब है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंडिया। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब डी, और ये किस में होना चाहिए बेटा, A0 में। ऐसा करने से डायरेक्ट यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर। अब जाके देख लेना आप लोग, जितने आपको सवाल मिलेंगे ना उसमें डिस्टेंस तो A0 में ही गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा कैलकुलेट कर लेंगे। और ये प्रॉमिस है आप लोगों को, जो आपको वैल्यू गिवन होगी ना ऑब्जर्व वाली, ये डिवाई में ही दे के चलता है, ये वैल्यू डिवाई में ही दे के चलता है। और ना गिवन हो तो भाई 1 डिवाई में कन्वर्ट कर लो उसको,
ठीक है ना। बाकी 99.99999 100% ये वैल्यू किस में आने वाली है, डी में आने वाली है। और बस ऐसा मिल जाए 20 इंटू डी डिवाइडेड बाय डी, खत्म आंसर। नहीं ये बात समझ में? हाँ जी क्लियर है। देखो जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल की फॉर्म में कहता हूँ। एक HCl है भाई, एक क्या है, HCl है, और HCl है, और यहाँ पर आयोनिक करैक्टर निकालना है, और मेरे पास क्या है, न्यू ऑब्जर्व है, और ये क्या है, वैल्यू डी है। कैसे निकालोगे बताओ सर? परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर निकालने का सीधा सा तरीका है 20 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 1.27, खत्म आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? 17% के आसपास आंसर आएगा कुछ। एक बात और बता देंगे, सुनो, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब चार्ज 1 यूनिट हो। यहीं मैं MgCl2 दे देता, HCl ना देके, तो Mg+2 हो जाता। फिर यहाँ 4 से 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ जाता। नहीं आई बात समझ में? आई या नहीं आई भाई? इसको मैंने 1 माना हुआ है ना, 1 यूनिट चार्ज माना हुआ है ना, तब क्लियर है। एक तरीका आ जाए तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्या अंतर आएगा? 2 से मल्टीप्लाई। AlCl3 आ जाए 3 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? तो थोड़ा सा माथा जो है ना घुमा लेना, गड़बड़ मत कर देना, थोड़ा सा माथा घुमा, मतलब देख लेना मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड में होती है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव देख लेना आप लोग इसको करके। क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई? ऊपर तो क्या है, ऑब्जर्व है ना यार, नीचे क्या है, कैलकुलेटेड है। मैं कैलकुलेटेड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो टेक्निकली इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना, इंस्टेंट प्लान चल रहा है। तो ये गेम समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। कल को क्या होगा, वो कोई भी कंपाउंड देगा और उसमें IC निकालना होगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, ऑब्जर्व वैल्यू गिवन होगी, डी की वैल्यू गिवन होगी। याद रहे डी को A0 में कन्वर्ट करना है, और ऑब्जर्व वैल्यू को डिवाई में देगा ही डिवाई में, ये समझ लो आप लोग, डिवाई में देगा। बस कुछ नहीं करना, पुट करना, आंसर निकालना। बस याद रखना MgCl2 दे दे, AlCl3 दे दे, तो आप फिर देख लेना मेरे अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर होना चाहिए, क्योंकि यार ये ऑब्जर्व क्या है, कैलकुलेटेड किस में है, डिवाइड में है। ऑब्जर्व तो ऑब्जर्व है। बोलो बात समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का कोई दिक्कत वाली बात किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल देखते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को पता लगता है, एक सवाल और पढ़ लेते हैं ऐसा ही रिलेटेड, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सी देखिए सवाल बोला हुआ है, विच इज आर पोलर एज वेल एज प्लेनर। इनमें से कौन पोलर है और इनमें से कौन मतलब पोलर भी है और प्लेनर भी है। तो देखो जो मैंने लिखा हुआ है बोराजीन, इनऑर्गेनिक एक कंपाउंड है, ठीक है ना। टेक्निकली जब इसको पढ़ाएंगे तो आपको सिखा देंगे। अभी के लिए मानकर चलें कि कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है? नॉन प्लेनर। पोलर होता है नहीं होता वो तो फैसला बाद में होगा। अभी तो हमें ये पता लग गया कि क्या होता है ये नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर नहीं है तो ये मेरे क्वेश्चन से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। जरा बात कर लें XeF6 की। जरा आपको इसका फोटो याद हो तो मैंने बताया था कैप्ड ऑक्टाहाइड्रोन, या फिर मैं बोलूँ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रोन, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। याद आ रहा है आप लोगों को? और डिस्टॉर्टेड वर्ड बोलते ही ये स्पीशीज कैसी हो गई, नॉन प्लेनर हो गई। जो प्लेन पर है वो डिस्टॉर्टेड कैसी, नहीं यही बात समझ में? तो सीधा सीधा ये बात समझ में आती है कि ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेटेड है। आ जाओ BRF3। जब BRF3 का फोटो बनाओगे ना प्यारे बच्चों, तो TBP ज्योमेट्री के अंदर T शेप होती है BRF3 की। अब बस मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, BRF3 ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये पूछा हुआ है कि इनमें से प्लेनर स्पीसीज कौन सी है और जो पोलर भी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लेनर ही हो जाएगा। कैसी स्पीसीज है ये, प्लेनर है। कैसी होती मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। सभी आ जाओ इधर, देखेंगे सभी सुनेंगे सारे बच्चे। भाई इस केस के अंदर ये ऐसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब मैं जानता हूँ पोलर क्यों है, क्योंकि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाले को राइट वाला बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक, अब सवाल उठता है सर ये प्लेनर है, प्लेन पर है, ये हम लोग कैसे देखें? प्लेन का मतलब है जहाँ पर कोई ना कोई सिमेट्री पाई जाए। अब प्लेनर को देखने के लिए क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ पर ना एक एलिमेंट मान लेता हूँ जो कि BR है। ठीक है, देख BR दिखाई दे रहा है, एक F ऐसे है तेरी तरफ दिखाई दे रहा है, और एक F ऐसे है, ठीक है, और एक F ऐसे है। दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए? अभी नहीं दिखाई दिए। ये F है जो कि इक्विटोरियल वाला है, ये दोनों F एक्सियल वाला है। देख मैं ऐसे काटूंगा इसको, ऐसे फील कर, ऐसे काटूँ तो सामने वाला कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया।
आधे आधे कटे होंगे बिल्कुल, हाँ या ना। तो मतलब यहाँ पर प्लेन की प्रेजेंस है, और प्लेन है तो मतलब स्पीसीज क्या हो गई, प्लेनर। क्या हो गई, प्लेनर। समझ में आ गया गेम। तो इसका मतलब ये स्पीसीज क्या हो गई, प्लेनर। चलो वाटर की बात कर लो, वाटर की बात कर लो। सर वाटर भी कोई मतलब समझ रहे हो, ये तो आंख देख के ही पता लग रहा होगा। ऑक्सीजन लॉन पेयर और ये हाइड्रोजन। तो सर ये तो नो डाउट प्लेन पर ही होती है। आप काटोगे पूरा मॉलिक्यूल कटेगा, हाँ या ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लॉन पेयर लो काटो, ऑक्सीजन भी कट गया हाइड्रोजन भी कट गया दोनों, हाँ या ना। तो प्लेन पर ही है, कैसे भी रख लो प्लेन पर रहेगा, राइट। अच्छा तो प्लेन पर भी है, और ये पोलर भी है, पोलर भी है। सर ये ऊपर नीचे जाएंगे, इसको बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। तो क्या ये बातें हमारे सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास की समझ में आती हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है जो मैं आपको अभी असाइनमेंट दे रहा हूँ वो आप लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।